नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सानी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक लेक्चर लेकर आया हूँ। जो लेक्चर है क्या, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने परावर्तन की व्याख्या किया था, अब मैं अपवर्तन की व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपवर्तन में आपको नियम पता होना चाहिए। नियम कौन कौन से होते हैं? उसमें दो मीडियम होता है, एक पहला मीडियम होता है, एक दूसरा मीडियम। तो यहाँ पे भी हम जो है दो मीडियम बनाएंगे, छोटा सा फिगर। ठीक है, एक मीडियम माध्यम ये फर्स्ट मान ले रहे हैं और ये माध्यम जो है सेकंड मान ले रहे हैं। ठीक है, ये विरल मान ले रहे हैं और ये सघन मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है अभिलंब है। ठीक है, इधर भी अभिलंब मान ले रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आती है। आपको पता है जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, झुकता है कि नहीं? तो ये देखिए, ये है ऐसे गया तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कितने अंश का कोण बनता है, आई। उसी तरह एक और किरण आएगी, ये भी अभिलंब की ओर जाएगी और अभिलंब की क्या होगी, दूर जो है, दूर नहीं, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। इसका नाम दे दे रहे हैं हम, इसका नाम दे दे रहे हैं एन, इसका नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे रहे हैं एन डैश, इसका नाम दे दे रहे हैं ए डैश। ठीक है, और आपको पता है कि जब दो किरणें गिरती है तो अगर हम इसको स्पर्श करता हुआ एक नॉर्मल खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो जो है तरंगाग्र को बताता है। तो मैं इसको टच करता हूँ, एक खींच दे रहा हूँ 90 डिग्री पे, ये स्पर्श रेखा, इसी कहेंगे आपतित तरंगाग्र। ठीक है, अब फिर मैं बताना चाहता हूँ, ये आई है तो ये नॉर्मल है, तो ये वाला कितना होगा टोटल, ये 90 माइनस आई होगा। फिर ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो 90 में से 90 माइनस आई घटाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले की तरह ही ये भी है। यहाँ पे क्या है, ये जो है इस पे गया। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अब ये आपतित तरंगाग्र इस पे आपतित होता है, इसका नाम बी दे दे रहे हैं। ठीक, तो ये बिंदु ए पर जैसे ही आपतित होगा, अब ये दूसरे मीडियम में जाएगा ना, तो जितने समय में ये इधर आता है उतने ही समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। तो इतना दूरी जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इतना दूरी जो है गोला प्रकार से लेकर यहाँ पे कट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे ऐसे कट कर लिया और दोनों को जो है ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस मीडियम में आ गया, इस मीडियम में आएगा तो यहाँ पर जो है इधर मीडियम में तो ये अभिलंब के साथ जो है आर डिग्री कोण बनाएगा। तो ये वाला जो है हमारा कितना होगा, आर डिग्री होगा। ठीक, और यहाँ पे 90 डिग्री होगा क्योंकि अभिलंब है ये। ठीक है, अब देखिए जरा, आपको पता होगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। इसके भी सामने वाली भुजा क्या है, कोण ही है। इस कोण के सामने वाली भुजा जो है, कोण के सामने वाली भुजा जो हमेशा जो है लंब होती है। इसके सामने ये वाला कोण है, इसके सामने ये भी क्या है, लंब हो जाएगा। तो ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो स्नेल का नियम इसमें भी क्या है, देखिए, पहला तो आपतित तरंगाग्र, पर अपवर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो ये तो जो है अपवर्तन का प्रथम नियम हो जाएगा। द्वितीय नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। उसमें आपको बताना होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का क्या अनुपात नियत होता है, जिसे आप उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम आई और आर निकालेंगे, साइन आई और साइन आर निकालेंगे, क्योंकि तभी स्नेल का नियम बनेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इसी में मैं मिटा लगाना चाहता हूँ। तो इधर जरा देखिए, पहला तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चित्र से आपतित तरंगाग्र AB, इसका नाम दे दीजिए
बी डैश ले लिए दे देते हैं। ठीक है, आपतित तरंगाग्र ए बी कामा अपवर्तित तरंगाग्र, देखिए वहां परावर्तन था इसलिए परावर्तित था, लेकिन यहाँ अपवर्तन है इसलिए अपवर्तित, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तरंगाग्र ए डैश बी डैश एवं अभिलंब एन तीनों एक ही तल में है। ठीक है, यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। देखिए अपवर्तन का हमने प्रथम नियम प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब किसी तरीके से द्वितीय नियम आ जाएगा तो हमारा काम है। स्नेल का नियम होता है हमारा द्वितीय नियम, n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो हम यहाँ निकालते हैं, पहले तो साइन आई निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल में। तो त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में आपको पता है साइन हमको लेना है, तो यहाँ मैं कॉमन कर देता हूँ साइन आई। साइन थीटा समझिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण होता है। तो यहाँ पे लंब कौन सा है, इस वाले ट्रायंगल में ले रहा हूं मैं, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कोण, तो इसका नाम है ए ए डैश। ठीक है, सॉरी कोण नहीं, लंब वाला लेना है ना पहले। तो लंब ये हमारा कितना है, बी ए डैश है, और कोण कितना है, ए ए डैश। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। एवं त्रिभुज इस वाले में देखिए, अब नीचे वाले में ए बी डैश ए डैश में, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी लंब बटा, ये आर जरा कायदे से बना लीजिएगा, साइन इसमें भी लंब बटा कोण हो जाएगा। तो इस वाले में लंब ये हमारा ये काम करेगा, ए डैश ए बी डैश, और कोण जो है हमारा वही रहेगा ए ए डैश। तो अब इन दोनों का अनुपात लेंगे तभी रेशनल का नियम बनेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। तो लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, बी ए डैश अपॉन में ए ए डैश, और ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन आई बटा साइन आर बराबर, यहाँ जरा देखिए ए बी डैश बटा ए ए डैश है। तो इधर जरा देखिए, ये ए ए डैश से ए ए डैश कट जाएगा, तो बचेगा क्या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ बचेगा साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये बचेगा बी ए डैश, और ये जो है ए बी डैश। अब चलिए ए बी डैश बी ए डैश का निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इस वाले मीडियम में तरंगाग्र की चाल जो है v1 है, और इस वाले मीडियम में तरंगाग्र की चाल v2 है। समय सेम लगेगा, जितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है उतने ही समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तो समय दोनों में सेम रहेगा। मान लेते हैं समय यहाँ पे t है, तो यहाँ पे भी समय t ही रहेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है बी ए डैश, तो पहले माध्यम में बी ए डैश यानी क्या होता है हमारा, दूरी है, ये दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। तो बी ए डैश की जगह पे वी चाल गुणे समय। ए बी डैश जरा देखो, ए बी डैश इस मीडियम में क्या है, ये दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय। तो ये समय समय कट जाएगा, तो v1 बटा v2, किसका वैल्यू निकल गया, साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू निकल गया। समीकरण नंबर इसे 3 बना देंगे। ठीक है, तो दोनों समझ में आया कैसे हुआ। अब देखिए हमको क्या है, ये तो हमको अपवर्तनांक चाहिए तभी रेशनल का नियम प्रूफ होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें होता है v बराबर होता है c बाई एन। क्या होता है, c बाई एन। ये क्या होता है, ये
मीडियम में प्रकाश की चाल है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये उसका माध्यम का अपवर्तनांक है। ये फार्मूला होता है। तो यहीं से हम V1 निकाल ले रहे हैं। V1 बराबर क्या हो जाएगा, C/N1। यहाँ पे हमने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रकाश की ये चाल होती है, किसी मीडियम में जाएगी, निर्वात में जाएगी, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कभी बदलती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने C1 नहीं लिख रहा। यहाँ पे दूसरा निकालेंगे तो N/, कितना हो जाएगा, V2 बराबर C/N2 हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों का हमको क्या है, रेशियो ले ले तो हमारा ये नहीं मिल जाएगा। तो देखो इन दोनों का रेशियो, तो इससे हम लोग इसमें भाग दे देंगे, तो V1 बटा V2 बराबर क्या हो जाएगा, C/N1, और यहाँ C/N2। इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, C/N2 और N1 इंटू C, तो C से C कट जाएगा, तो बचेगा क्या, N2 बटा N1, तो यानी V1 बटा V2। अब देखिए जरा समीकरण, इसी को कहते हैं V1 बटा, देखो N2 बटा N1 को N कहते हैं, V1 बटा V2, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ N बराबर होता है N2 बटा N1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब जरा समीकरण, ये 4 है सॉरी, तो समीकरण 3 और 4 से देखिए, यही चीज़ इसके बराबर है, यही चीज़ इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा, N बराबर साइन I बटा साइन R बराबर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, यही जो है अपवर्तन का, यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम है। तो ये देखिए, ये आपका प्रथम नियम था, और ये हमने जो है दूसरी नियम से यहाँ तक मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये जो है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर आपका जो है व्याख्या हो गया, और बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा लेंदी है इसमें, लेकिन एक बार अब 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसे लगा पाएंगे। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।